ये उद्यमी हैं और भारत के शीर्ष कंटेंट क्रिएटर्स में से एक हैं। वर्तमान में युवा पेशेवरों के लिए एक ऑनलाइन स्कूल वेब वेदा चलाते हैं। बेस्ट सेलिंग लेखक होने के साथ साथ ये एक एंजल निवेशक भी हैं और अपने खाली समय में उद्यमियों को सलाह देना पसंद करते हैं। और इनके रील्स और वीडियोस अगर आप देखेंगे, अच्छा कितने लोगों ने इनके वीडियोस और रील्स देखे हैं? वाह! और कितने लोग हैं जो इंस्पायर होते हैं इनसे? होते हैं। तो आप में से इनके चेहरे की चमक देखिए, बहुत खुश है, तो तालियां तो बजा दीजिए। और चूँकि अंकुर जी ऑलरेडी यहाँ स्टेज पर हैं, तो मैं ज़्यादा उनके बारे में कुछ नहीं कहूँगा। सिर्फ एक बात कहूँगा, सर दिल से निकली है बात कि, और मुझे ऐसा लगता है कि तमाम जो आपके चाहने वाले यहाँ स्टूडेंट्स हैं, उनके भी दिल से निकली है कि बाद मुद्दत के उन्हें देखकर यूँ लगा, बाद मुद्दत के उन्हें देखकर यूँ लगा, जैसे बेताब दिल को करार आ गया और आरजुओं के फूल मुस्कुराने लगे, जैसे गुलशन में जाने बाहर आ गया। अच्छा, अब सिर्फ आप ही क्यों इतना क्रेडिट ले ले? सर, मैं आपके लिए कुछ शब्द कहना तो नहीं चाहूँगी, लेकिन एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस, और मैं कह सकती हूँ एक इंसिडेंट आपके साथ शेयर करती हूँ। कल जब मुझे पता चला कि आप आएंगे सेशन में, तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि कल ये सेशन में आ रहे हैं। तो उन्होंने बोला, अच्छा इनकी तो ये वाली कंपनी थी, ये इनके ना बहुत अच्छे बिजनेस वाले रील्स होते हैं, ये बहुत फेमस है। तो मेरा बेटा 12 इयर्स का है, तो कह रहे हैं ये ऐसे बोलते हैं, मान लीजिए आपके 2 भाई हैं, एक भाई ने ये खरीदा, दूसरे भाई ने वो खरीदा, तो फिर कह रहे हैं पापा ऐसे ही बोलते हैं ना। कह रहे हाँ हाँ, तुम इनसे ना कुछ पूछना अपने बिजनेस के बारे में। मैंने कहा ज़रूर पूछूंगी, अब मौका मिला तो मैं आपसे ज़रूर पूछूंगी। तो चलिए तालियों से स्वागत करते हैं और सेशन की शुरुआत करते हैं। ओवर टू यू सर। बहुत जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए अंकुर वरिकू जी का। थैंक यू, शुक्रिया शुक्रिया, बहुत 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 ज़्यादा शुक्रिया। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके। मेरा पहली बार है संस्कृति यूनिवर्सिटी में। ऐसी गैदरिंग्स जब होती हैं तो मुझे अपने कॉलेज के दिन याद आते हैं, जहाँ हम इन एक्सपोजर के साथ तो बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं। हम क्लास में बैठते थे, हमारे लिए टीचर ही सब कुछ होते थे, वही जो पढ़ा देते थे वही हम सीखते थे। हमें लगता था वही पूरी दुनिया है। क्लासमेट से थोड़ी बहुत बात कर ली, लेकिन दुनिया के बारे में ज़्यादा कुछ ज़्यादा पता चलता नहीं था। यहाँ आप कुर्सियों पे बैठे हुए हैं, दिग्गज लोग आपके सामने हैं, अपना पूरा अनुभव शेयर कर रहे हैं। मुझे बताया गया कि स्टूडेंट्स इस पूरे लीडरशिप कॉन्क्लेव को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो जो रियल लाइफ एक्सपीरियंस आपको मिल रहा है, आई डोंट नो इफ़ यू फुली अंडरस्टैंड ये कितना वैल्यूबल है। एंड इसको लाइटली मत लीजिएगा, बिकॉज यही सारे रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस, अनुभव आपको आगे जाके एक ऐसा इंसान बनाएंगे जो एक क्लासरूम में लोगों के साथ बैठकर एक ऑनलाइन कोर्स कर कर आपको नहीं मिल सकता। ये सिर्फ असली ज़िंदगी में अनुभव करके ही मिलता है। मेरे पास 80 मिनट का टाइम है, जो कि सच नहीं है। मैं इससे काफ़ी जल्दी खत्म करने की कोशिश करूँगा। आपके साथ मैं 2 चीज़ें शेयर करना चाहता था। एक तो पहले थोड़ा सा क्राउड को अंडरस्टैंड करना चाहता हूँ। यहाँ कितने स्टूडेंट्स हैं जो फर्स्ट ईयर में हैं? फर्स्ट ईयर? ओह, सारे फर्स्ट ईयर ही हैं, लग रहा है ऐसा। सेकेंड ईयर के कितने स्टूडेंट्स हैं? ऐसा क्यों लग रहा है कि सेम ही स्टूडेंट हाथ हटा रहे हैं? ओके, थर्ड ईयर के कितने स्टूडेंट्स हैं? नहीं, साथ में बैठे हुए हैं। फोर्थ ईयर के कुछ अगर हो। आप लॉ वगैरह कर रहे हैं, इंजीनियरिंग क्या? ओह ओके, नेचुरोपैथी, ठीक है, परफेक्ट, लवली। एंड कितने स्टूडेंट्स यहाँ इंजीनियरिंग कर रहे हैं और मार्केटिंग या बीबीए? ऑल राइट, वंडरफुल। कितने स्टूडेंट्स के पास यहाँ 11th 12th में साइंस थी? गलतियां सबसे होती हैं। कितने स्टूडेंट्स के पास यहाँ 11th 12th में आर्ट्स थी? ओके, कोई बात नहीं, हम सब आपको शामिल करेंगे हमारे साथ। ठीक है, ये सवाल मेरे लिए ज़रूरी थे। और एक्चुअली आखिरी सवाल, कितने लोग यहाँ स्टूडेंट्स, फ्रंट रो से नहीं पूछ रहा हूँ ये सवाल, कितने स्टूडेंट्स यहाँ 20 साल से ज़्यादा उम्र के हैं? 20+? मतलब 20 से ज़्यादा। 20 के अगर हैं तो हाथ में उठाइएगा, अगर आप 21 या 21 से ज़्यादा हैं तब। ओके, ऑल राइट, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा। जैसे मैंने बताया, मैं
दो चीज़ों के बारे में आपसे बात करना चाहता था। एक अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ बताना चाहूँगा, इसलिए नहीं क्योंकि मेरी ज़िंदगी है और मुझे उससे प्यार है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत ज़िंदगी रही है, बहुत ही आड़ी टेढ़ी ज़िंदगी रही है। अगर आप मुझे आज देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि मैंने शायद ज़िंदगी में कोई गलती करी ही नहीं है, लेकिन मैं ये बताने की कोशिश करूँगा कि इतनी सारी गलतियाँ करने के बाद मैं यहाँ आपके सामने खड़ा हुआ हूँ, और वो सारी गलती मेरी ज़िंदगी में मेरे लिए बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि उससे काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिला। और दूसरी जो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि इन गलतियों के चलते ऐसे कौन से लाइफ लेसन्स हैं, कौन से ऐसे अनुभव हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, ताकि आप कल से शायद कुछ अलग करें। क्योंकि ये जो आपके 2, 3, 4 साल की ज़िंदगी है कॉलेज में, इसको बहुत अलग अलग ढंग से जिया जा सकता है। आप सिर्फ नौकरी की तलाश में इन 2, 3, 4 सालों को बिता सकते हैं, पढ़ने की तलाश में या उसकी खोज में अपने 2, 3 साल बिता सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से नौकरी तो आपको मिल ही जाएगी, पढ़ तो आप शायद लेंगे या नहीं लेंगे, लेकिन एक बहुत ज़रूरी माइंडसेट है जो अगर आपने इन 3-4 सालों में नहीं अपनाया तो ज़िंदगी आगे जाके बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। और वो माइंडसेट कोई क्लासरूम आपको सिखाता नहीं है, ज़िंदगी ही सिखाती है। तो 44 साल की ज़िंदगी में जितना मैं सीख पाया हूँ वही सिखाने की कोशिश करूँगा। मैं जानता हूँ कि आप सब लोग अपनी ज़िंदगी की शुरुआत ही कर रहे हैं, एंड शायद कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको पूरी तरह से समझ ना आए, ऐसे लगेगा कि मैं दकियानुसी बातें कर रहा हूँ, बूढ़ा हो चुका हूँ, बकवास है, बोरिंग है। लेकिन जितना भी एब्जॉर्ब कर पाएंगे करिएगा, अपने लिए ही, मेरे लिए नहीं। अपने बारे में थोड़ा सा बताने की कोशिश करूँगा। मैं दिल्ली में ही पला बड़ा। हम माँ पापा की जब शादी हुई, फिर मैं पैदा हुआ, मैं 3 साल का था, जो कि एक नेचुरल कोर्स ऑफ अफेयर है। तो 3 साल की उम्र में हम दिल्ली आए, और बहुत ही साधारण परिवार है। पापा ने पूरी ज़िंदगी सेल्स एंड मार्केटिंग की नौकरी करी फार्मा इंडस्ट्री में। माँ एक लोकल स्कूल में प्राइमरी स्कूल टीचर थी। मेरी एक छोटी बहन है 6 साल छोटी मुझसे, और बहुत ही साधारण परिवार, मिडिल क्लास अपब्रिंगिंग, जैसे आप समझ सकते हैं। मोस्ट लाइकली आप उसी परिवार से भी आए होंगे। तो पैसे की जद्दोजहद कभी भी पैसे है ही नहीं, वो अपने अरमानों से कोई चीज़ खरीद पाए वो नहीं है। सिर्फ मेन फोकस एजुकेशन है, क्योंकि पढ़ाना है, लिखाना है, बच्चों को अपने कदमों पे खड़ा करना है। लेकिन आसान ज़िंदगी नहीं थी, हर चीज़ के लिए तनाव था। कहीं ना कहीं किसी ना किसी तौर का कर्ज हमेशा रहता ही था सर पे। कभी किसी को पैसे देने हैं, कभी कोई पैसे मांगने आ गया, एंड इट वॉज अ क्लासिकल मिडिल क्लास अपब्रिंगिंग जैसे हम अक्सर भारत में देखते हैं। मेरी पैदाइश 1990 में नहीं, 1980 में हुई थी। सडनली मैं 10 साल छोटा हो गया था। 1990 में हुई, 80 में हुई। एंड उस समय पे ना देश बहुत अलग था। आप लोग एक बहुत ही अलग देश को महसूस और अनुभव कर रहे हैं। उस समय पे हर चीज़ की तंगी थी, नौकरियां इतनी ज़्यादा नहीं थी, अपॉर्चुनिटीज़ इतनी ज़्यादा नहीं थी। अगर आप एक IIT, IIM, एम्स चले जाते थे तो आपकी ज़िंदगी सेट थी। सरकारी नौकरी मिल गई तो ज़िंदगी सेट है। लेकिन अगर प्राइवेट नौकरी में है तो अलग ही किस्म की जद्दोजहद, अलग ही किस्म का तनाव। एंड इन सारे नॉर्मल बिहेवियर में मैंने अपनी ज़िंदगी के बहुत ही बड़े बड़े ख्वाब बुन लिए थे। पता नहीं कहाँ से, क्यों, लेकिन मुझे ये याद है कि 7वीं 8वीं कक्षा में ही मैंने अपनी ज़िंदगी का एक 3 स्टेप का प्लान बनाया कि ये 3 चीज़ें मुझे ज़िंदगी में करनी है, यही 3 चीज़ें मेरी ज़िंदगी का मकसद है, एंड मुझे पूरा विश्वास है कि यही 3 चीज़ें मैं अपनी ज़िंदगी में करूँगा। ये 3 चीज़ें क्या थी? नंबर 1, मुझे साइंटिस्ट बनना था, मुझे PhD करनी थी। मुझे इंजीनियर से बेहद नफरत थी। मुझे ऐसा लगता था कि इंजीनियर्स ने अपना ज़मीर बेच दिया। वो PhD करके, डॉक्टरेट करके, प्योर साइंसेज में अपनी ज़िंदगी डिवोट कर सकते थे, लेकिन उन्होंने बोला नहीं, हम मशीनें बना के पैसे कमाएंगे। तो वो बिक गए, और मुझे नहीं बिकना। तो मुझे PhD करके एक डॉक्टर का दर्जा चाहिए। मैं मेडिकल डॉक्टर तो कभी बन नहीं सकता था, लेकिन ये रुतबा, ये शान शौकत जो एक डॉक्टर बन के आती है, डॉक्टर अंकुर वारिक को, वो चाहिए थी। और मुझे वो US से करना था, क्योंकि मुझे पता था कि US में PhD सबसे अव्वल नंबर पे होती है, सबसे हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन वहीं से मिलेगी, ये मेरा मानना था। दूसरा स्टेप, मुझे PhD करनी थी स्पेस साइंसेज में, तो मुझे स्पेस साइंटिस्ट बनना था। एंड एज अ स्पेस साइंटिस्ट एक जगह थी जहां मुझे काम करना था, नासा।
मेरा जिंदगी का अरमान था कि मैं नासा का स्पेस साइंटिस्ट बनूंगा। ये शाहरुख खान से पहले है, जो वो स्वदेश में बने थे। तो कोई ऐसी बॉलीवुड पिक्चर देख के मेरा मन नहीं बहका था। ये ट्रू मिडिल क्लास एम्बिशन कि यूएस जाएंगे एंड स्पेस साइंटिस्ट बनेंगे, नासा में काम करेंगे, क्योंकि उस समय पे इसरो इतना कूल नहीं था जितना आज है। तो नासा वाज द प्लेस टू बी। एंड तीसरा अरमान कि अगर मैं एक स्पेस साइंटिस्ट हूं और नासा में काम कर रहा हूं, तो सिर्फ एक ही जगह है जहां अल्टीमेटली जाके मुझे अपनी जिंदगी बितानी है एंड शायद वहीं मरना है, और वो जगह थी मार्स। आज मार्स एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पे देखा जाता है, लेकिन उस समय पे मार्स स्पेस रिसर्च का सबसे बेस्ट जगह मानी जाती थी, और वहीं मुझे जाना था। तो मेरी जिंदगी का जो भी प्लान था, जिंदगी का जो भी मकसद था, हर एक क्षण अगर मैं अपनी आंखें खोल के कुछ काम करने की कोशिश करता था, तो यही 3 चीजों के लिए मुझे पूरा यकीन था कि मैं ये इन 3 चीजों को हासिल करूंगा। साइंस ली क्लास 11th एंड 12th में, जैसे बहुत सारे लोगों ने यहाँ ली है। और फिर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी गया, हिंदू कॉलेज, अपने बैचलर्स ऑफ फिजिक्स प्रोग्राम के लिए। आप में से किसी के दोस्त दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं या होगा, तो शायद उन्होंने बताया होगा दिल्ली यूनिवर्सिटी में कुछ होता नहीं है। मुझे लगा था दिल्ली यूनिवर्सिटी भारत की अव्वल यूनिवर्सिटी, हिंदू कॉलेज, बहुत बढ़िया कॉलेज, कितना कुछ सीखने के लिए मिलेगा, क्या शिक्षा मिलेगी। उन 3 साल मुझे कुछ नहीं मिला। मेरी बीवी मिली, मैं सलमान खान रूप में अगर कुछ तय कर लूं तो मैं खुद की भी नहीं सुनता। तो मुझे पता था कि हाँ, मेरी जिंदगी में एक नया प्यार आया है। मुझे ये नहीं पता था कि वो मेरी बीवी बनने वाली है, लेकिन प्यार मोहब्बत चल रहा था। एंड बहुत कुछ और जिंदगी में जैसे 20 साल की उम्र में होता है, लेकिन एकदम फोकस्ड ये 3 चीजें मुझे करनी है। तो मैंने यूएस यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करना शुरू किया, क्योंकि मुझे वहां से पीएचडी करनी थी। एंड उन सारी एप्लीकेशंस के बाद मेरा दाखिला हुआ मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी में फॉर अ पीएचडी प्रोग्राम इन स्पेस साइंसेस, एंड द बेस्ट थिंग ऑन अ 100% स्कॉलरशिप, जो कि फ्रैंकली वाज द ओनली वे हम इस एजुकेशन को अफोर्ड कर सकते थे। जैसे मैंने बताया, बहुत ही साधारण परिवार से हूं, तो इतनी हैसियत, इतनी औकात कि खुद के पैसे पे पढ़ाई करेंगे, वो भी यूएस जाकर, मुमकिन ही नहीं था। तो वो 100% स्कॉलरशिप मिली, एंड सडनली मैं अब अपने आप को यूएस में पाता हूं, और मेरा 3 स्टेप अरमान का पहला स्टेप चेक होते हुए मुझे दिख रहा है। एंड जब मैं वहां यूएस पहुंचा, तो एक बहुत ही अजीबोगरीब चीज का एहसास हुआ कि हमारे देश में हमें एक ऐसी शिक्षा मिलती है जो इस पूरी दुनिया में किसी भी और स्टूडेंट को नहीं मिलती, और वो है कि एग्जाम से कितने दिन पहले पढ़ना शुरू करना है। हमें लास्ट के 10 साल के क्वेश्चन पेपर दे दिए जाते हैं, हमें बोला जाता है ये उनके जवाब, प्लीज इनको रट लीजिए। फिर ये 3 घंटे का एग्जाम होगा, उसमें आइएगा, उल्टी कर लीजिएगा, शीटों पे शीटें मांगते रहिएगा, फोमो जनरेट करिएगा अपने स्टूडेंट्स में कि मैं कितना कुछ लिख पा रहा हूँ, लिख पा रही हूँ। एंड जैसे ही फिर आप एग्जाम से बाहर निकलेंगे, चर्चा करना शुरू करिए कि आपने क्या जवाब दिए हैं। एंड 5 मिनट के अंदर आपको पता चल जाएगा कि आपके कितने नंबर आने वाले हैं, इससे पहले कि किसी भी इवैल्यूएटर ने आपकी आंसर शीट को देखा भी है। आपको पता होगा कि आपकी रैंक क्या होगी क्लास में, और माँ पापा कितने खुश या नाखुश होने वाले हैं। तो ये ट्रेनिंग दुनिया में किसी और को नहीं मिलती। मुझे लगता था कि हर एक स्टूडेंट को यही सिखाया जाता है कि मार्क्स कैसे लाए जाते हैं, लेकिन कोरियन हो, जापानीज हो, अमेरिकन हो या ब्रिटिश हो, ये सिर्फ हमारे एजुकेशन सिस्टम की एक खासियत है। तो मैंने अपने 18 साल की ट्रेनिंग को एब्सोल्युटली वेस्ट नहीं होने दिया। मैं अव्वल पे अव्वल नंबर लिए जा रहा हूं। मेरे प्रोफेसर्स मुझसे मोहब्बत कर बैठे हैं, मेरे स्टूडेंट्स मुझसे नफरत करते हैं। हर एक चीज जो मुझे लगता था जैसे होनी चाहिए वैसे हो रही थी। आई वॉज किलिंग इट इन लाइफ, जैसे आप सब लोग बताएंगे। लेकिन जिंदगी कभी भी प्लान से नहीं चलती है, तो दिस इज हार्ट ब्रेक न्यूज नंबर 1 कि आपके जो भी प्लान आपने जिंदगी के लिए बनाए हैं, उसमें कुछ ना कुछ अड़चन हमेशा आएगी, और मेरे प्लान में भी आई। और वो ये था
कि मैं रोज सुबह उठ के क्लास तो चला जाता था, क्लास के बाद एग्जाम देता था, एग्जाम में टॉप कर देता था, सब कुछ एकदम सही जा रहा था। लेकिन अगर मैं आईने के सामने खड़े होके वाकई में अपने आप से पूछूं कि अंकुर क्या तुम खुश हो, क्या तुम्हें इसमें मजा आ रहा है, क्या तुम्हें ये लगता है कि तुम ये पूरी जिंदगी कर सकते हो, उस सवाल का जवाब ना 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 था, बहुत क्लियरली। एंड ये ना एक बहुत ही डिफिकल्ट सवाल, डिफिकल्ट मोमेंट पर्सनली मेरे लिए था। शायद आप भी इससे कुछ रिलेट कर पाएंगे कि आप जो चीज हमेशा जिंदगी में करना चाहते थे वो वाकई में कर रहे हैं, अच्छा भी कर रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि इस चीज को करने से आपको खुशी नहीं मिलती। ये आप जिंदगी भर अपने आप को करते हुए नहीं देख सकते। एंड उस पॉइंट में मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना था कि क्या मैं वही करता रहूं जो मैं अभी कर रहा हूं, एंड क्योंकि इस चीज में मैं अच्छा हूं तो मुझे वो हर एक चीज मिलेगी जो दुनिया बोलती है सक्सेस कहलाता है, वो बंगला, गाड़ी, शान, शौकत, वो हर एक चीज। लेकिन शायद ऐसा हो सकता है मैं उस चीज को करने में खुश ना हूं। एंड दूसरा, जाके अपनी खुशी ढूंढो, ये ढूंढो कि किस चीज को करने में तुम्हें वाकई में खुशी महसूस होती है। मुझे कोई आइडिया नहीं था वो चीज क्या हो सकती है, लेकिन उस पॉइंट पे मैंने ये डिसीजन लिया कि मैं अपनी पीएचडी से ड्रॉप आउट करके वापस भारत आऊंगा। एंड आज ना जब मैं ये चीज बोलता हूं तो मुझे बहुत ही अलग सा रिएक्शन मिलता है, क्योंकि आप लोग एक ऐसी जनरेशन में पल रहे हैं जहां ड्रॉप आउट करना ना बहुत कूल हो चुका है। आप जब किसी ड्रॉप आउट को देखते हैं तो बोलते हैं वाह, जिंदगी का हर एक सक्सेसफुल इंसान किसी ना किसी चीज से कभी ना कभी ड्रॉप आउट तो करता ही है, तो आप तो बहुत ही कूल होंगे। लेकिन ये 2004 की बात है, जब बहुत सारे लोग यहां पैदा भी नहीं हुए थे। एंड उस जमाने में, उस वक्त पे अगर आप अपनी पढ़ाई से ड्रॉप आउट कर रहे होते तो सिर्फ उसका एक ही मतलब था कि आप फेल हो चुके हैं और बताना नहीं चाहते। एंड मेरे माँ पापा के लिए यह बात हजम करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी के पूरे अरमान इस यूएस की पढ़ाई, फिर नासा, फिर वो सब पे ऑफ कोर्स रीजनेबली डाल दिए थे। मैंने खुद उनकी एक्सपेक्टेशन बढ़ा दी थी, खुद वो वादे किए थे उनके साथ, खुद के साथ। तो वो बहुत ही क्यूटली, जैसे हिंदुस्तानी माँ बाप अपने बच्चों से नेगोशिएट करना शुरू करते हैं, वो करने लगे, देख लो, सोच लो। तो उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत सा प्रस्ताव रखा कि ऐसा लग रहा है तुम वापस भारत आना चाहते हो, ठीक है, तुम्हारी मर्जी है, तुम अडल्ट हो, आ सकते हो, लेकिन तुम्हें पीएचडी ड्रॉप आउट करने की जरूरत नहीं है, पीएचडी खत्म कर लो और फिर आ जाओ। और जब मैंने वो सुना, मुझे लगा ये मैं पहले भी सुन चुका हूं। फिर मुझे याद आया 10वीं कक्षा में माँ पापा ने बोला था इस साल पढ़ लो, फिर तुम्हें जिंदगी में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। घिनौना मजाक। और फिर 12वीं कक्षा में उन्होंने एक और घिनौना मजाक, इस साल अच्छे कॉलेज घुस जाओ, तुम्हारी पूरी जिंदगी बन जाएगी। तो माँ पापा उसी खूबसूरती में मेरे साथ एक और घिनौना मजाक कि पीएचडी खत्म कर लो, तुम्हारे साथ कुछ चमत्कारी हो जाएगा जो तुम्हारी जिंदगी संभाल लेगा। उनके लिए पढ़ाई ना जैसे शादी है, कर लो ठीक हो जाओगे, ठीक पता नहीं किस चीज से। मैंने माँ पापा की नहीं सुनी, मुझे नहीं पता क्यों। 24 साल की उम्र में वापस आया हूं। बहुत सारे लोग इसमें ये नहीं जानते कि 24 साल क्या होता है, तो थोड़ा सा बताने की कोशिश करूंगा। 23-24 साल ना बड़ा इंटरेस्टिंग फेज होता है। आपकी कॉलेज की डिग्री खत्म हो चुकी है, आपने कमाना शुरू कर लिया है, या आप मास्टर्स कर लें, वो भी ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, लेकिन आपको पता है कि आपका करियर स्टार्ट हो चुका है या होने वाला है। एंड जिंदगी ना बड़ी तेजी से आपके आमने सामने जा रही होती है, सबको जल्द लगी हुई है, पैसे जल्दी कमाने हैं, जल्दी से गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, फिर जल्दी से थोड़ा सा सेटल हो जाना है, वो गाड़ी खरीदनी है क्योंकि जल्दी से शादी भी करनी है, फिर बच्चे भी करने हैं, फिर जल्दी जल्दी ये सब कुछ होना है। तो एक सेटलिंग का एक फेज शुरू हो जाता है, और मेरे साथ वही हो रहा है। मैं 24 साल में वापस आया हूँ और जिंदगी तेजी से भाग रही है। मेरे स्कूल कॉलेज के दोस्त नौकरियां शुरू कर चुके हैं, पैसे कमा रहे हैं, कुछ लोगों ने गाड़ियां खरीद ली हैं, अच्छे कपड़े खरीद लिए हैं, कुछ लोग एक्साइटेड थे उन्होंने शादियां कर ली हैं, कुछ लोग और एक्साइटेड थे वो बच्चे पैदा कर रहे हैं। समझ ही नहीं आ रहा क्या चल रहा है। और मैं 24 साल की उम्र में अपनी पढ़ाई भी खत्म नहीं कर चुका हूं। एंड उस समय में कोई प्लान नहीं था, कोई आइडिया नहीं था कि जिंदगी में क्या होगा। एंड इस बात पे मैं आज हंसता हूं। ऑफ कोर्स
एक जोक के माध्यम से आप सब लोगों को ये एक्सपीरियंस बताने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आप समझ सकते हैं कि कितना डरावना फेज होगा। एंड मेरे बहुत सारे दोस्त थे जो बोले थे यार अंकुर देख तू ना कंफ्यूज्ड है, तो तू वो चीज कर ले जो हर एक कंफ्यूज शख्स करता है, एमबीए। क्योंकि ये जिंदगी का सबसे कड़वा सच है कि कोई भी स्टूडेंट एमबीए इसलिए नहीं करता क्योंकि उसे पता होता है कि जिंदगी में क्या करना है। वो एमबीए इसलिए करता है क्योंकि उसे कोई आइडिया नहीं होता है कि उसे जिंदगी में क्या करना है, और उन्हें लगता है कि वो 1-2 साल की डिग्री उन्हें वो आंसर वो जवाब दे देगी। एंड मेरे बहुत सारे लोगों ने दोस्तों ने एमबीए किया था, तो मुझे पता था वो कैट मैट जेड बैट ये सारी चीज़ें देनी होंगी, फिर वो 2 साल की जद्दोजहद, वो पैसे, वो वक्त, वो पूरा एफर्ट, एंड आई डेंट नो अगर वो मेरे लिए सही होगा कि नहीं। एंड एज लक वुड हैव इट, और मेरी जिंदगी में किस्मत का एक बहुत बड़ा रोल रहा है, मैं एक नए स्कूल से वाकिफ होता हूँ। 5 साल पुराना स्कूल है, तो ऐसा भी नहीं है कि बहुत पुराना स्कूल है और सालों का हिस्ट्री या लेगेसी है या कुछ भी। बहुत ही महंगा स्कूल है, तो अगर दाखिला हो भी गया वारिकू खानदान को एक बहुत बड़ा कर्ज लेना पड़ेगा उस स्कूल में घुसने के लिए। लेकिन 1 साल का एमबीए प्रोग्राम था, जो कि एक बहुत ही नायाब सी चीज थी। इस देश में 1 साल का एमबीए प्रोग्राम अभी तक स्टार्ट हुआ नहीं था। एंड सबसे बेस्ट चीज थी कि अगर मेरा दाखिला हो जाता तो मेरे बैचमेट्स वो थे जिनके पास रियल वर्क एक्सपीरियंस था, वो लोग जिन्होंने वाकई में काम किया है और उन्हें पता होगा कि सेल्स क्या होती है, मार्केटिंग, एचआर, फाइनेंस, आईटी, स्ट्रैटेजी, और वो सारी चीजें मुझे जाननी थी क्योंकि मुझे दुनिया के बारे में कोई आइडिया नहीं था। मैं कुएं का मेंढक था, उस कुएं का नाम था फिजिक्स, और उसी कुएं में मेरी पूरी दुनिया थी। तो मुझे बस यही लगता था कि दुनिया सिर्फ आइजैक न्यूटन और मैडम क्यूरी और एल्बर्ट आइंस्टाइन नहीं बनाई है, बाकी किसी ने तो कुछ काम ही नहीं किया। तो कोई आइडिया ही नहीं कि असली जिंदगी कैसे काम करती है। तो इन लोगों के साथ वक्त बिताना मेरे लिए बहुत जरूरी था। वो लोग जो बहुत अलग सोचते थे, बहुत अलग तजुर्बे से आए थे। तो मैंने अप्लाई किया टू द इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस, एंड थैंकफुली कोई तो शख्स था जिसको लगा कि मेरा एप्लीकेशन बहुत अच्छा है और उन्होंने मुझे दाखिला दिया, क्योंकि उस 1 साल ने मेरी जिंदगी बदल दी। एंड मैं अक्सर सोचता हूं कि ये क्यों हुआ, और मुझे ऐसा लगता है कि उसका बड़ा कारण ये है कि मैं आईएसबी गया था, हाँ, एक नौकरी ढूंढने के लिए, एक ब्रांड ढूंढने के लिए, एक कंपनी ढूंढने के लिए, एक तनख्वाह के लिए, एक रोल के लिए। लेकिन उससे कई ज्यादा मैं आईएसबी खुद को ढूंढने के लिए गया था। मैं कौन हूं, मैं किस चीज में अच्छा हूं, मैं किस चीज में अच्छा नहीं हूं, मुझे कौन सी चीज करनी और नहीं करनी चाहिए। उन सवालों के जवाब मुझे चाहिए थे और मुझे मिले, जो मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करूंगा। मुझे ये भी पता चला कि एमबीए स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए एक बहुत ही इन डिमांड जॉब होती है कंसल्टिंग, एंड बहुत पैसा मिलता है कंसल्टिंग में, बहुत इंटेलिजेंट स्मार्ट लोगों के साथ काम करने का मौका मिलता है। तो मतलब ये बढ़िया जॉब लग रही है, क्योंकि हर 3-4 महीने में आपका प्रोजेक्ट भी चेंज हो जाता है, तो अलग अलग इंडस्ट्रीज को आप एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। तो मैंने कंसल्टिंग नौकरी के लिए तैयारी करी, शुरू करी, एंड आईएसबी करने के बाद मेरी एक कंसल्टिंग में नौकरी लगी। पहली बार जिंदगी में पैसा देखा, पहली बार बहुत बहुत स्मार्ट लोगों के साथ काम करने का मौका मिला, बहुत कुछ सीखने का मौका मिला, बहुत मजे आ रहे थे। बहुत कुछ जो मेरे को लगता था इस एमबीए के थ्रू मुझे शायद कभी नहीं मिलेगा, मिला, उससे कई ज्यादा मिला। 1.5 साल हो गया, एंड एक शाम को मैं अपने दोस्त से मिल रहा हूं जो कि आईएसबी में मेरे साथ पढ़ते थे, एंड उनका नाम विवेक है। उसने बोला कि अंकुर, मैंने ना एक नई वेबसाइट शुरू करी है, उसके बारे में बात करनी थी। मैंने बोला ठीक है, वेबसाइट का नाम क्या है विवेक? उसने बोला secondshadi.com। तो मैंने बोला क्या ये वही करती है जो मुझे लगता है ये करती है? He's like, हाँ यार, इस देश में इतनी शादियां होती हैं, so there bound to be people who get divorced and widowed, and ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां लोग दूसरी शादी कर सकते हैं। And I'm like, ये तो बहुत ही बढ़िया आइडिया है यार विवेक, इसके बारे में सोचा भी कैसे? इसलिए नहीं, मेरे पापा ने सोचा इसके बारे में। तो आप जैसे हंस रहे, मेरे मन में वैसे ही हंसी जा रही थी, क्योंकि मेरे दिमाग में चल रहा था अंकल एंड आंटी की शादी गई, लेकिन दोस्त है तो सामने तो नहीं दिखा सकता, तो जज्बा एक अलग रूप से दिखाना था। तो मैंने बोला विवेक, बहुत बढ़िया आइडिया है यार, क्या सोचा है अंकल ने, क्या मैं इसमें तेरे साथ शामिल हो सकता हूँ? इसलिए यार हाँ, इसीलिए मैंने बात करी थी, मैं एक इंजीनियर हूँ, कोडर हूँ, मैं ये साइट बना दूंगा, लेकिन मुझे लग रहा है हम दोनों ना एक बहुत अच्छी टीम बना सकते हैं, साथ में करते हैं। मैं बोला सच बोलूं विवेक,
मैं ना कंसल्टिंग में बहुत कुछ सीख रहा हूँ, बहुत मज़े आ रहे हैं, बहुत अलग एक्सपीरियंस है, ज़िंदगी में पहली बार पैसे कमा रहा हूँ, मुझे लगता है कि अभी छोड़ना सही नहीं होगा। लेकिन मुझे ये भी नहीं पता कि ये जो अपॉर्चुनिटी तू मेरे साथ शेयर कर रहा है वो शायद ज़िंदगी में फिर से आएगी कि नहीं आएगी, तो मैं इसको भी ना नहीं बोलना चाहता। तो अगर तू मानेगा, एंड आई रियली होप कि तू माने, जितना भी वक्त मेरी नौकरी के बाद मैं निकाल पाऊंगा, मैं इसके साथ काम करना चाहता हूं। एंड लेट्स जस्ट सी वेयर इट गोज, इज इट ओके? एंड ही वाज वेरी ग्रेशियस, ही इज लाइक हाँ यार, कोई फर्क नहीं पड़ता, करते हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं, कोई कमिटमेंट नहीं, लेट्स जस्ट सी वेयर इट गोज। तो अगले 1.5 साल मेरे दिन की नौकरी थी जहां मैं एक कंसल्टेंट था, रात को मैं लोगों की दूसरी शादियां करवा रहा था, एंड इट एक्चुअली वर्कड। सेकंड शादी लॉन्च, इट गॉट टू अ रीजनेबल साइज एंड स्केल, एंड नाउ इट रिक्वायर्ड माय फुल टाइम अटेंशन। तो फिर मैंने डिसाइड किया 3 साल की नौकरी के बाद कि मैं अपनी कंसल्टिंग की नौकरी छोड़कर secondshadi.com फुल टाइम ज्वाइन करूंगा। और फिर से मेरे माँ बाप सोच रहे हैं कि इसका तो दिमाग ही खराब हो चुका है, हर 4-5 साल ये खुद को तो छोड़ो हमें कितना दुख देता है। खुद की पहली शादी हुई नहीं है, कुछ आइडिया नहीं है कि शादी क्या होती है, अब ये नौकरी, शान शौकत, रुतबा, पैसा सब कुछ छोड़ के लोगों की दूसरी शादियां करवाने जा रहा है। हाउ डज दिस मेक सेंस? एंड मेरे दिमाग में था, माँ बाबा मैं ना एक अच्छे पॉइंट पे ये नौकरी छोड़ रहा हूं, लोग मेरे काम से खुश हैं, मैं अपने काम से खुश हूं, मैं ये काम अच्छा से करता हूं, तो अगर ये सेकंड शादी नहीं चली या कुछ नहीं हुआ, मैं वापस कंसल्टिंग में आ जाऊंगा। लेकिन मुझे ये नहीं पता कि ये जिंदगी में फिर से मौका आएगा कि नहीं आएगा, मैं इस चीज को ना नहीं बोलना चाहता। तो फिर से माँ पापा की ना सुनते हुए मैंने स्टार्टअप की दुनिया ज्वाइन करी, एंड ये 2009 की बात है। आज फिर से आपकी जनरेशन में अगर कोई भी बोलता है कि मैं स्टार्टअप कर रहा हूं, लाइक कूल, क्या देखो ब्रो, अराइव्ड इन लाइफ, वो 9 से 5 की नौकरी को ठोकर, वो गुलामों की नौकरी नहीं करनी, खुद का स्टार्टअप करेंगे, शार्क टैंक पे जाएंगे, ये सब बहुत ज्यादा ग्लैमरस लगता है, इतना आसान है नहीं। लेकिन 2009 में तो बिल्कुल भी नहीं था, बहुत अलग दुनिया थी, इंटरनेट नहीं था, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, फंडिंग नहीं थी, आइडिया ही नहीं था कि इंटरनेट पे बिजनेस कैसे बनेंगे। लेकिन आई एम सो ग्लैड कि उस पॉइंट पे मैंने अपनी स्टार्टअप की जर्नी शुरू करी, क्योंकि बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। एंड जब मुश्किलें होती हैं तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि लर्निंग और ज़्यादा हो जाती है। 2 साल वो किया, एक स्टार्टअप शुरू किया, उसको बेच के थोड़े बहुत पैसे कमाए, और फिर 2011 में आई वॉज लुकिंग फॉर द नेक्स्ट थिंग टू डू, और मैं टच में आया एक यूएस कंपनी का बाय द नेम ऑफ ग्रुपॉन। एंड ग्रुपॉन ने 2009 में शुरुआत करी थी यूएस में, और वो पूरी दुनिया में अपनी छाप बनाना चाहते थे, वो भारत भी आना चाहते थे, तो वो लोगों की तलाश कर रहे थे जो उनके भारत के बिजनेस को संभाल सकता है। आई गॉट इन टच विद देम, दे लाइक्ड मी, आई लाइक देम। तो 2011 में मैंने ग्रुपॉन इंडिया की शुरुआत करी, एंड सडनली एक एमएनसी का सीईओ बना। वो किया 4 साल, और फिर 2015 में ग्रुपॉन का ही इंडिया बिजनेस जो था वो वापस ग्रुपॉन से खरीद कर उसको nearby.com बनाया, जो कि एक नया बिजनेस की शुरुआत थी 2015 में। वो 4 साल किया। फिर 2019 में जब नियरबाय प्रॉफिटेबल हो गया और हम अच्छे से मकाम पे पहुंच चुके थे, करीब 600-700 करोड़ का बिजनेस कर रहे थे, अपने पैरों पे खड़े हो सकते थे, बहुत बढ़िया टीम बना दी थी, सब कुछ सही से चल रहा था, मैंने डिसाइड किया कि यार मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ और करना चाहता हूँ। 2020 में मैं 40 साल का हो रहा था, तो ऐसा लग रहा था कि एक परफेक्ट टाइम है ब्रेक लेने का, ये सोचने का कि अब ज़िंदगी के अगले 10 साल कहाँ बिताए जाएं, एंड टीम जो है वो आगे इसको बढ़ा लेगी। तो 2019 के अंत पे मैंने अपने स्टार्टअप के सीईओ के पद से इस्तीफा दिया एंड एक ब्रेक लेने का सोचा। 3-6 महीने लगे थे कि काफ़ी होंगे, एंड उन 3-6 महीनों में मार्च 2020 आ गया। एंड मुझे नहीं याद आप कितने लोगों को याद है मार्च 2020, हमें लगा था 1-2 हफ्ते की बात है, थाली बजाएंगे चला जाएगा, नहीं हुआ, रहा, महीनों तक रहा, सालों तक रहा, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हर एक इंसान की जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव ले आए। हम अपनी जिंदगी कैसे जी रहे थे, कैसे जीना चाहते थे, हमारे एक्सपीरियंसेस उस समय के क्या थे, हम कैसे सीख रहे थे, कैसे लोगों से मिल रहे थे, कैसे खुद के साथ वक्त बिता रहे थे, हर एक चीज बदल गई, एंड दैट इंक्लूडेड मी एज वेल। 40 साल की उम्र में मुझे अपनी जिंदगी के बारे में फिर से वो सारी चीज सोचनी पड़ी जो 24 साल के अंकुर को सोचनी पड़ी थी, कि कोई प्लान नहीं है, कोई आइडिया नहीं है कि जिंदगी में क्या करना है,
लेकिन अब रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी, शादी हो चुकी है, 2 बच्चे हैं, माँ पापा हैं, उन सबकी जिम्मेदारियों के साथ फिर से जिंदगी की शुरुआत करी। तो आज जब 2025 में 5 साल बाद आप मुझे देखते हैं और मुझे इतने प्यार से यहाँ बुलाते हैं, तालियों से स्वागत करते हैं, बहुत आसान है ये समझ पाना या ये सोचना कि ये सब पिछले 5 साल में हुआ है, कि ये यूट्यूबर, इंस्टाग्रामर बन गया, पब्लिक फिगर है, लोग अब इनको जानते हैं, तो इसलिए इनको यहाँ बुलाया जा रहा है, इसलिए हम इनकी बातें सुन रहे हैं, इसलिए शायद मज़ा भी आ रहा है। लेकिन ये मैं आपको दावे के साथ लिख के दे सकता हूँ कि कोई भी खूबसूरत चीज़ आपकी ज़िंदगी में रातों रात नहीं होगी, चाहे वो लॉटरी भी हो। हर एक चीज़ का बीज जो है वो बहुत पहले कहीं ना कहीं आपने बोया होगा, एंड आपको पता नहीं है कि वो बीज उग उग के कितना बड़ा पौधा बन चुका है, पेड़ बन चुका है, एंड किस मकाम तक पहुंच चुका है, एंड क्या क्या जड़ें लेकर कितनी मजबूती से उस जमीन में खड़ा है। एंड यही सवाल मैंने भी खुद से पहुंचा है कि 5 सालों में तो ये सब नहीं हो सकता, 5 सालों में इस मकाम पे मैं खुद नहीं पहुंच सकता था। कुछ तो ऐसा हुआ है जिसने मुझे इस पॉइंट पे लाया है, एंड शायद वो बहुत साल पहले शुरू हो चुका था। एंड बहुत बार अपने आप से ये गुफ्तगू करते हुए, ये वार्तालाप करते हुए एक जवाब पे पहुंचा हूं, एंड वही जवाब आप लोगों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इस जवाब की शुरुआत होती है जब मैं यूएस छोड़ के वापस भारत आया था। क्योंकि जब मैं वापस आया था 24 साल की उम्र में, तो हर एक शख्स जो मुझे प्यार करता था, मेरी परवाह करता था, वो मुझे सिर्फ एक ही चीज बता रहा था कि अंकुर, जिंदगी में जीतने के लिए ना प्लान होना बहुत जरूरी है, जिंदगी में जीतने के लिए प्लान होना बहुत जरूरी है। एंड मैं उनकी बात से सहमत था, हाँ प्लान होना जरूरी है, ऑफ कोर्स। लेकिन मेरी जिंदगी का एक प्लान था, एक बहुत ठोस प्लान था, बहुत खूबसूरत प्लान था, एक ऐसा प्लान था जिसको मैंने खुद अपनी हाथों से बनाया था। मैं उस पर काम कर रहा था, उस पर अमल कर रहा था, बहुत अच्छे से उस पर तरक्की कर रहा था। हर एक चीज जो उस प्लान का भाग होना चाहिए वो हर एक चीज थी, और मुझे पता था कि वो प्लान बहुत ही बढ़िया प्लान है। लेकिन उसी प्लान को मैंने खुद के हाथों से कुचल दिया, मैंने ही अपने प्लान का गला घोट दिया। तो अब मैं किस बुनियाद पे अपनी जिंदगी का एक और प्लान बनाऊं? मुझे तो पता भी नहीं है कि मैं कौन हूं, मुझे पता भी नहीं है कि मैं और क्या कर सकता हूं, मुझे पता भी नहीं है कि कौन कौन से ऑप्शंस है मेरे सामने। तो आप जो प्लान की बात कर रहे हैं उसकी शुरुआत भी मैं कैसे करूं, मुझे कोई आइडिया भी नहीं। तो इसलिए मैं मजबूर था एक दूसरा सवाल पूछने के लिए कि क्या जिंदगी बिना प्लान के जी जा सकती है या नहीं? क्या एक जिंदगी बिना गोल के, बिना टारगेट के, बिना किसी मकसद के जी जा सकती है या नहीं? एंड बहुत ही अजीबोगरीब, बहुत ही डरावना सवाल था, लेकिन इस सवाल का जवाब मेरे लिए बहुत जरूरी था। एंड आज मैं आप सब लोगों को यह बताना चाहता हूं कि यह मुमकिन है, आप जिंदगी बिना प्लान के जी सकते हैं। क्योंकि मैं जानता हूं कि आप जहां बैठे हैं एंड आपके दिमाग में वो जो सारा डर है, इनसिक्योरिटी है, डाउट है, वो सब रियल है। आपको शायद पता नहीं है कि आपकी जिंदगी में आपका प्लान क्या है। आप कुछ काम तो कर रहे हैं, यहाँ किसी कोर्स के तो भाग हैं, आपको ये तो पता है कि एग्जाम आने वाले हैं, आपको ये तो पता है कि कितने नंबर लाने हैं, आपको ये तो पता है कि प्लेसमेंट में बैठना है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि क्या वाकई में आपको ये जिंदगी में करना चाहिए या नहीं। यू आर जस्ट हियर बिकॉज maybe you were forced to, maybe you didn't have a choice, maybe you felt that this was the only thing to do, but you're not sure whether this is the best thing for you to do. और ये बहुत बहुत मुश्किल समय होता है। तो मैं आपके लिए एक प्लान लेके आया हूं, एक ऐसा प्लान जिससे आप जिंदगी बिना प्लान के जी सकते हैं। एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग है, लेकिन आसान नहीं है। एंड इसके 3 भाग हैं, वही 3 भाग जो मैंने अपनी जिंदगी में अपनाए, आज तक अपनाता आ रहा हूं। एंड अगर आप कल से अपनी जिंदगी में इसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे तो शायद जिंदगी अलग ढंग से जी पाएंगे एंड इस कॉलेज के एक्सपीरियंस को कंप्लीटली चेंज कर पाएंगे। नंबर 1, गो बैक टू द फर्स्ट डे जब आपने संस्कृति यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया। कुछ लोगों के लिए पिछला साल हो सकता है, कुछ लोगों के लिए 1-2 साल पहले। एंड शायद आप ऐसे ही एक ऑडिटोरियम में बैठे हुए थे, आपकी ओरिएंटेशन चल रही है, लोग आपको वेलकम कर रहे हैं, एंड आप आसपास अपने
यही स्टूडेंट्स को देख रहे हैं। पूरे देश से स्टूडेंट्स आए हैं एंड हर एक इंसान एक दूसरे से अलग है, वो दिखता अलग है, बोलते अलग हैं, वो डिफरेंट स्ट्रीम से आए हैं, डिफरेंट शहरों से आए हैं, डिफरेंट खाते हैं, डिफरेंट बातें करते हैं, डिफरेंट तरीका है सेम चीज को देखने का, डिफरेंट हॉबीज हैं, डिफरेंट इंटरेस्ट हैं। एंड मैं दावे के साथ लिख के दे सकता हूं, मैं आपको किसी को भी पर्सनली नहीं जानता, कि कुछ ही घंटों में आपने उन लोगों को ढूंढना शुरू किया जो आप जैसे हैं। मेरे शहर से कौन है, मेरे लास्ट नेम वाला कौन है, मेरे स्ट्रीम से कौन है, मेरे ट्यूशन सेंटर से कौन था, मेरे साथ किसने एग्जाम में पार्ट लिया था, कौन मेरे साथ ट्रेन बस में था, किसके साथ ऐसा लगता है कि हमारी तालमेल बैठेगी, कौन मेरे जैसा दिखता है, मेरे जैसे बोलता है, मेरे प्रदेश से है, मेरे स्कूल से है। हम हमेशा एक झुंड बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं, एक ऐसा झुंड जहां हम समान हैं, हमें लगता है कि हम सब एक जैसे ही हैं। एंड ये मैंने भी महसूस किया। मुझे याद है जब मैं आईएएस भी गया था, पहले हफ्ते में ही लोगों ने अपने ग्रुप बना लिए थे। दिल्ली वाले दिल्ली के साथ, सरोजनी नगर के साथ, बॉम्बे के साथ, साउथ बॉम्बे के साथ, इंजीनियर के साथ, केमिकल के साथ, मैकेनिकल के साथ, सीए के साथ, सीए फर्स्ट अटेम्प्ट वाले सीए फर्स्ट अटेम्प्ट के साथ, लॉयर के साथ, डॉक्टर के साथ, सब ने अपने झुंड बना दिए हैं। एंड मैं ये सोच रहा था, यार किसी ने मेहनत कर एक कैंपस पे 330 स्टूडेंट्स को पूरी दुनिया से छांट कर एक साल के लिए रख दिया है। एंड आपके केस में इस पूरे देश और दुनिया से 10,000 स्टूडेंट्स को अगले 3-4 सालों के लिए एक कैंपस पे रख दिया है। एंड आप उन्हीं 5 लोगों के साथ वक्त बिताएंगे जो आप जैसे हैं, क्योंकि जितना वक्त आप उन लोगों के साथ बिताते हैं ना जो आप जैसे हैं, उतना ही कम आप दुनिया के बारे में जानते हैं। ये ना सोशल मीडिया जैसा है। सोशल मीडिया पे जब आप इंस्टाग्राम खोलते हैं, लिंक्डइन खोलते हैं, ट्विटर खोलते हैं, स्नैप खोलते हैं, आपको वो चीजें नहीं दिखती जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू को चैलेंज करता है ना, आपको वो चीजें दिखती हैं जो ऑलरेडी आप विश्वास करते हैं। वो बोलता है हम सब सच हैं, आप सही हैं, ये रहा वीडियो। वो सब लोग गलत हैं, वो सब लोग झूठे हैं, ये रहा एक और वीडियो। एंड आई लाइक, भाई मुझे तो पता ही था मैं सच हूं, मुझे तो पता ही था यही है, यही सच्चाई है। वो आपको एक बड़ा रूप बनाता है, एक बेहतर रूप नहीं। जब तक आप उन लोगों के साथ वक्त नहीं बिताएंगे जो आप जैसे बिल्कुल नहीं है, आप इस दुनिया के बारे में कुछ नहीं जान पाएंगे। सो गो बैक टू द फर्स्ट डे ऑफ संस्कृति। ऐसा ही हॉल, इतने ही सारे लोग या इससे कई ज्यादा, आप हॉल को स्कैन कर रहे हैं, सबके चेहरे देख रहे हैं। एंड आई एम श्योर 2-3 चेहरे ऐसे थे जिनको देख के आपको लगा नहीं, इनके साथ नहीं जमने वाला, ये कैसे यहां आ गए। आप इतने जजमेंटल हैं कि आपको लगता है कि आप सामने वाले इंसान से कुछ नया सीख ही नहीं सकते। एंड यही आपके डाउनफॉल का पहला कारण बनने वाला है। आपके पास अभी भी वक्त है। हर रोज एक नए स्टूडेंट के साथ लंच करिए, हर रोज एक नए इंसान को जानने की कोशिश करिए, उनके तजुर्बे से सीखने की कोशिश करिए। वो जैसा सोचते हैं उसके बारे में सोचिए। फिर से हाथ उठाएंगे वो लोग जिनके 11th-12th में आर्ट्स थे। ये जो गिने चुने लोग हैं, इनको गौर से देखिए। रख दीजिए अब अपना हाथ। इनके बीच में और जो साइंस में ट्रेंड हैं उनके बीच में सोच का कितना बड़ा अंतर है। एंड ये नहीं है कि ये सोच इन्होंने चुनी है, ये उनकी ट्रेनिंग है। साइंस की ट्रेनिंग क्या है कि दुनिया में हर एक चीज या तो 0 है या 1 है, ब्लैक है या वाइट है, ट्रू है या फॉल्स है, काम कर रही है या नहीं कर रही है। मशीन हमेशा ऑपरेशनल या नॉन ऑपरेशनल होती है, ठीक ही है नहीं होती है। इट्स a decisive way of looking at the world. It is driven to find decisive solutions.
एक प्रॉब्लम मिलेगी और उसका एक ही राइट आंसर होगा. That's the way everyone in science is trained. Arts, on the other hand, is दुनिया में कुछ भी 0 और 1 है ही नहीं. कुछ भी ब्लैक एंड व्हाइट है ही नहीं. कुछ भी राइट और रॉन्ग है ही नहीं. सब कुछ कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है. तो सेम चीज आपके लिए सही हो सकती है, मेरे लिए गलत हो सकती है. सेम चीज आज सही हो सकती है, कल गलत हो सकती है. ये सोचने का नजरिया कितना विपरीत है कि आप लोगों की 99% ट्रेनिंग एक सोच में हुई है एंड 1% ऑडियंस की एक दूसरी सोच में. अगर आप इनके साथ ही वक्त बिताएंगे ना, यू विल एक्सपैंड द वे दैट यू थिंक अबाउट द वर्ल्ड. ये तो शुरुआत है. स्पेंड टाइम विद पीपल हु आर नथिंग लाइक यू. तभी आप दुनिया के बारे में कुछ नया जान पाएंगे. ये आपको क्लासरूम नहीं सिखाएगा. ये आपके प्रोफेसर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. ये आप किताबों से सीखते हैं, अपने आसपास के लोगों से सीखते हैं, कंटेंट से सीखते हैं, नए नए फील्ड्स को एक्सप्लोर करके अपने पॉइंट ऑफ व्यू को चैलेंज करते हैं. सिर्फ वो चीजें मत कंज्यूम करिए जो आपको अच्छी लगती हैं. वो चीजें कंज्यूम करिए जो आप बिलीव ही नहीं करना चाहते एट द फर्स्ट इंस्टिंक्ट, क्योंकि दैट विल टेल यू समथिंग दैट यू डोंट नो अबाउट द वर्ल्ड, व्हिच इज स्टेप नंबर 1 टू लिव अ लाइफ विदाउट अ प्लान. स्टेप नंबर 2, एक कंपनी है, नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि रिकॉर्ड हो रहा है. जी से नाम शुरू होता है. उसके प्रोडक्ट हम अक्सर यूज करते हैं. एंड इस कंपनी में बोला जाता है कि बेस्ट कंपनी टू वर्क फॉर है, बहुत बढ़िया कंपनी है वगैरह वगैरह. लेकिन एक चीज इस कंपनी के बारे में है जो बड़ी नायाब है. वो है इस कंपनी के ऑफिस में उनका लंच. तो कल्पना कर पाता हूं कि क्या होता है. ये ऑडिटोरियम मानिए, इसको 3 गुना बड़ा कर दीजिए. वो उनका है कैफेटेरिया. और यहां लाइन पे स्टॉल लगे हुए हैं. नॉर्थ इंडियन फूड काउंटर, साउथ इंडियन फूड काउंटर, कॉन्टिनेंटल फूड काउंटर, इटालियन फूड काउंटर, मेडिटेरेनियन फूड काउंटर, जूस, डिजर्ट, वीगन, शीगन, ग्लूटन, टन, ये टन, वो टन, सब कुछ. एंड ये सब है मुफ्त. वो एम्प्लॉइज कुछ पैसा नहीं देते हैं इस पूरे लंच को कंज्यूम करने का. तो मैं एक दिन अपने दोस्त से मिल रहा हूं जो कि गुड़गांव के जी ऑफिस में काम करता है. और मैं लाइन में खड़ा हुआ हूं नॉर्थ इंडियन फूड काउंटर के सामने. वो शख्स हैं जो जी में काम करते हैं. उन्होंने पट्टा पहना हुआ है. वो साइड पे हटकर देखते हैं कि मेन्यू क्या है आज का. देखते हैं और ये बोलते हैं, ये मेरे शब्द नहीं है, उनके शब्द हैं. और मैं जो शब्द यूज करूंगा, सॉरी इन एडवांस, लेकिन ये शब्द इस कहानी के लिए बहुत जरूरी है. फ्रंट रो अपना कान बंद कर सकते हैं. तो ही गोज, आज फिर से दाल मखनी है. तो मैं वहां खड़ा हुआ सोच रहा हूं कि इस इंसान ने अपनी जिंदगी में ऐसा क्या उखाड़ लिया है कि ये इस बात से रो रहा है कि इसको जिंदगी में 2 दिन दाल मखनी खाने को मिल रही है. कुछ तो कहीं बहुत बड़ा फट गया है, समझना पड़ेगा. तो मैंने एक काल्पनिक कहानी बुनी जो मुझे लगता है सच है. एंड ये है वो कहानी. लैरी एंड सरगेई, जो इस कंपनी के फाउंडर हैं, इनका पूरा नाम नहीं लेंगे क्योंकि कंपनी का नाम पता चल जाएगा. इन्होंने जब ये कंपनी शुरू करी, उन्होंने बोला यार हम ना इस दुनिया का सबसे बड़ा सोशल एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करेंगे. ये ऐसे काम करेगा. हम दुनिया के बहुत समझदार, इंटेलिजेंट, स्मार्ट लोगों को एक कमरे में लाएंगे, कंपनी बना देंगे बाद में, और उनको बहुत बहुत इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजिकल काम देंगे. तो वो हो जाएंगे मस्त, बड़ा ही मजा आएगा उनको. लेकिन हम उनको वो चीजें भी देंगे जो उन्होंने मांगी नहीं. हम उनको बोलेंगे आपको बेइंतहा पैसा मिलेगा,
आपको जितनी छुट्टियां चाहिए आप ले लो, आपको जब ऑफिस आना है आओ, जब जाना है जाओ, जो पहनना है पहनो, नहीं भी पहनना है हम आंखें बंद कर लेंगे। आपको ऑफिस में सोना है बिस्तर लगा देंगे, आपको साइकिल पे आना है साइकिल स्टैंड लग जाएगा, आपको कुत्ते लाने हैं ले आइए, आपको तोते लाने हैं हम पंखे उड़ा देंगे, आपको खाना चाहिए एक ही नहीं सारे कुजीन देंगे, आपको ऑफ साइट्स पे जाना है जहां जाना है, आपको 20% किसी और चीज पे काम करना है करिए, आप जो चाहते हैं आपको मिलेगा सर आंखों पर। क्योंकि उनका एक्सपेक्टेशन था कि इन सब लोगों को लग जाएगी लत, दे विल गेट अडिक्टेड। वो आईने के सामने खड़े होके ना अपना पीठ थपथपाएंगे और बोलेंगे आई डिजर्व दिस। मैंने जिंदगी में इतनी फाइट मारी है, IIT JEE क्लियर कर दिया, रैंक 400 ले आया, कंप्यूटर साइंस की डिग्री, फिर US आया, जी में काम कर रहा हूं, आई डिजर्व दिस। लेकिन लैरी एंड सर्गेई स्टैटिस्टिशियंस थे बाय ट्रेनिंग, उनको यह पता था कि यार पॉसिबिलिटी कि हर एक इंसान यही सोचेगा इज 0। एक छोटा सा पॉपुलेशन होगा चाहे जितना भी छोटा हो, जो रोज सुबह उठ के आईने के सामने खड़े होके अपने आप को थपथपाएंगे नहीं, अपने आप को चूटी मारेंगे और बोलेंगे क्या मैं वाकई में ये जिंदगी जी रहा हूं, क्या मुझे वाकई में ये सब चीजें मिल रही हैं, मैंने ऐसा क्या उखाड़ लिया जिंदगी में कि मुझे ये सारी चीजें मिल रही हैं, मुझे नहीं लगता कि मैंने इतनी मेहनत करी है, मुझे नहीं लगता कि ये सब मैं डिजर्व करता हूं, मुझे ना और मेहनत करनी होगी, मुझे ना और मेहनत करनी होगी, मुझे ना और मेहनत करनी होगी। और वो जो छोटा सा पॉपुलेशन है ना, वो इस कंपनी को आगे बढ़ाएगा। बाकी सब सिर्फ कुर्सियों पे बैठ रहे हैं, उसको गर्म कर रहे हैं, लेकिन वो 1% इस कंपनी को आगे बढ़ाएगा। एंड हमें इतनी बड़ी कंपनी बनानी है कि वो 1% एक बड़ा नंबर बन जाए। एंड दैट इज ट्रू फॉर हाउ ऑल ऑफ अस वर्क। आप इस शानदार से ऑडिटोरियम में बैठे हुए हैं, इस बड़े से कॉम्प्लेक्स में हैं, आपको पता नहीं आइडिया भी है कि बाहर क्या टेम्परेचर है, अगर है भी तो कुछ चंद मिनटों के लिए ही आपको पता चलता होगा, एयर कंडीशनड है सब कुछ, आप यहाँ बैठे हुए हैं, दिग्गज लोग आ रहे हैं, मैं बकर कर रहा हूँ, आप बोल रहे हैं यार ठीक है कुछ अच्छा है कुछ नहीं है, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, मज़ा नहीं आया, अगली बार अगले साल ना और कोशिश करना, थोड़ा कूल समय रहने को लाएंगे, कुछ तो होना चाहिए। देखो आप यहां आते हैं अगले दिन से ही डिमांड शुरू हो जाती है, ये जिम अच्छा नहीं है, खाना बहुत बेकार है, रहने की कंडीशन ठीक है, प्रोफेसर्स ऐसे ही हैं, प्लेसमेंट ठीक नहीं हो रही है, कुछ फील नहीं आ रही, हम कुछ इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ के साथ टाई अप नहीं कर रहे हैं, कंप्लेंट पे कंप्लेंट पे कंप्लेंट पे कंप्लेंट, और वो कंप्लेंट ना फिर हमारी आदत बन जाती है। मेरा जनरली मानना है कि इस देश का नेशनल स्पोर्ट हॉकी नहीं है, क्रिकेट भी नहीं है, कंप्लेनिंग है, क्योंकि हर एक इंसान उसमें माहिर है। अगर हम ओलंपिक्स करेंगे तो आप में से हर एक इंसान गोल्ड मेडल जीत सकता है, क्योंकि पिछले 24 घंटों में अगर आप वाकई में अपनी आंखें बंद करके एक लिस्ट बनाने की कोशिश करेंगे कि आपने किस किस चीज़ों के बारे में कंप्लेन किया, आप खुद ही दंग रह जाएंगे कि जोमेटो स्विगी लेट है, कोई डिस्काउंट नहीं चल रहा है, वो ब्लिंकिट 4 मिनट बोला था 4.25 मिनट हो गए हैं, पता नहीं क्या बकवास ऐप बना के रखा हुआ है, वो ऊबर ओला नहीं आ रही है, नेटफ्लिक्स पे कुछ नया नहीं है, इंटरनेट स्लो है, इस ऑडिटोरियम में कितनी ठंड है, ठंड नहीं है, यहाँ ये क्यों हो रहा है, वहाँ हो क्यों नहीं, हर एक चीज़ पे हमारी एक टिप्पणी है, बिकॉज दैट इज वॉट हैपन्स व्हेन यू फील यू डिजर्व इट। जब आप एक ऐसे मकाम पे पहुंचते हैं ना जहां आपको लगता है कि आपने कुछ उखाड़ लिया है कि अब दूसरे इंसान की बारी है आपकी जिंदगी को बेहतर बनाना, आप सीखना बढ़ना बंद कर देते हैं, आप सिर्फ अपने तख्त पे बैठते हैं और बोलते हैं कि मुझे जो काम करना था वो मैंने कर लिया है, अब आपकी बारी है, नाचो। तो आप प्लेसमेंट कमेटी को नचवाएंगे, प्रोफेसर्स को नचवाएंगे, एडमिनिस्ट्रेशन को नचवाएंगे, माँ पापा को नचवाएंगे, अपने भाई बहन को नचवाएंगे, दोस्तों को नचवाएंगे, मुझे जो करना था वो मैंने कर लिया है, तुम्हारी बारी है, तुम अगर अपना काम सही से कर लो तो मेरी जिंदगी बेहतर बन जाएगी। एंड इसकी कोई अंत नहीं है, ये अपने रिश्तों से शुरू होकर सरकार तक चला जाता है,
और फिर किसी पॉइंट पे भगवान तक भी। एंड दैट इज द सेकेंड ट्रैप, लीडिंग अ लाइफ ऑफ एंटाइटलमेंट, जहां आपको लगता है कि आपने इतनी मेहनत कर ली है दैट यू डिजर्व टू बी एट अ सर्टेन पॉइंट। एक सच जान लीजिए, एंड मैं कुछ बच्चों से इस सेशन से पहले यही बात कर रहा था, आप जिंदगी में कुछ भी डिजर्व नहीं करते हैं। दिस इंक्लूड्स मी। हम सिर्फ लकी हैं कि हम एक ऐसे परिवार में पैदा हुए जहां हमें प्यार मिला, खाना मिला, शिक्षा मिली, वैल्यूज मिली, सर के ऊपर छत मिली, जिसकी वजह से हम एक ऐसी अपॉर्चुनिटी पे बैठे हैं जो करोड़ों लोगों को इस कैंपस से बाहर अपनी जिंदगी के एक क्षण पे नहीं मिलेगा। वो हमसे कई ज्यादा मेहनत करते हैं, हमसे कई ज्यादा समझदार हैं, लेकिन हमें लगता है कि हमने कुछ उखाड़ लिया है। हमने कुछ नहीं उखाड़ा है। ये आपकी किस्मत है, आपकी डेस्टिनी है, जो भी बोल लीजिए, इसको फॉर ग्रांटेड मत लीजिए। योर जॉब is to constantly earn the privilege you were born in. हम में से कोई भी इस जिंदगी में भूखा नंगा नहीं मरने वाला, कोई भी, चाहे आप जितनी भी फाइट मार लें, आप कभी भी सड़कों पे नहीं पहुंचेंगे। ये आपके माँ पापा की मेहनत, आपकी किस्मत का नतीजा है। इसमें आपने घंटा कुछ किया है, लेकिन अब आप उस तख्त पे बैठ गए हैं, एंड आप अब उस हैसियत से कंप्लेन करेंगे कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है। स्टॉप कंप्लेनिंग। अपनी जिंदगी में एक 24 घंटे के स्ट्रेच पे देख के देखिए, अगर आप कंप्लेन ना करें, आपकी जिंदगी कैसे बदल जाएगी। नो कंप्लेनिंग एट ऑल अबाउट एनीथिंग एट ऑल। यू विल बी कंप्लीटली सेट अपार्ट फ्रॉम एवरीबडी एल्स इन द वर्ल्ड, क्योंकि 99% कॉन्स्टेंटली कंप्लेन करते हैं, और जो जिंदगी में जीत रहे होते हैं, दे लाइक आई हैव नथिंग टू कंप्लेन। विच ब्रिंग्स मी टू द थर्ड एंड लास्ट पॉइंट। आप एक बहुत ही मुश्किल जनरेशन में पल रहे हैं, क्योंकि ये आपकी गलती नहीं है बाय द वे, लेकिन असलियत तो यही है। हर एक चीज सिर्फ एक ही और एक चीज के लिए बनती है, आपकी सहूलियत, आपका कंफर्ट। आपको किताबें चाहिए, क्लिक। आपको गाड़ी चाहिए, क्लिक। खाना चाहिए, क्लिक। ग्रोसरी चाहिए, क्लिक। लेटेस्ट मूवी चाहिए, क्लिक। डेट पे जाना है, स्वाइप राइट। जो करना है, जब करना है, एट द स्पीड ऑफ थॉट डिलीवर्ड टू यू। तो हमें ना ऐसा लगने लगता है कि जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है, जिंदगी को कंफर्टेबल बनाना, एंड एवरीवन इज ऑप्टिमाइजिंग फॉर जस्ट दैट, योर कंफर्ट। और स्टूडेंट के नाते इट गोज टू अ होल न्यू लेवल कि यार 15 मिनट और सोने को मिल जाए, ये असाइनमेंट तुम आधा कर लो, मैं आधा कर लूंगी, फिर आगे बढ़ जाएंगे। वो क्लास पीछे बैठ के निकाल लेंगे, इसमें सेशन अटेंड नहीं करेंगे, वहां कहीं से कोई शॉर्टकट निकालेंगे, विच इज कॉन्स्टेंटली ऑप्टिमाइजिंग फॉर अ कंफर्ट। ऐसे किसी ने चाबुक मार के तुम्हें यहां खड़ा किया है। तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हारे डिसीजंस हैं, योर चॉइस ऑफ वेदर यू वांट टू मेक इट कंफर्टेबल, बिकॉज द वंस दैट यू लुक अप टू, वो हर एक इंसान जिससे आपको लगता है ना यार वहां पहुंचना है, इस इंसान जैसे बनना है, बहुत आसान होता है उनके डेस्टिनेशन को देखना और बोलना कि मुझे वहां पहुंचना है। बहुत मुश्किल होता है उनकी जर्नी ट्रैवल करना, क्योंकि उनकी जर्नी सिर्फ एक चीज से डिफाइन होती है, हर रोज सुबह उठ के अपने आप से यह पूछना कि वो कौन सी मुश्किल चीज है जो मैं आज कर सकता हूं, जिसको अगर मैं कर गया मेरी जिंदगी बदल जाएगी। बिकॉज दे डू दैट। वो आसान पाथ नहीं ढूंढ रहे होते, वो अपनी जिंदगी को कंफर्टेबल बनाने की कोशिश नहीं कर रहे होते हैं। वो एक मेनियक के जैसे ये पूछ रहे होते हैं, what is the toughest thing that I can do, the one that scares me, the one that makes me uncomfortable, but I know if I win it'll change my orbit forever. And that's what they do. And यही mentality, mindset आपको लानी है। Here's a question. कोई झूठ नहीं बोलेगा, मुझसे बोल सकते हैं, खुद से मत बोलिएगा। यहां कितने लोग हैं जो पब्लिक स्पीकिंग से डरते हैं? कितने लोग हैं जो पब्लिक स्पीकिंग से डरते हैं, जो इस स्टेज पे खड़े होके इस ऑडियंस के सामने बोलने से डरते हैं? अबाउट 60-70%, बाकी झूठ बोल रहे हैं, दैट्स फाइन। एक ना बड़ा इंटरेस्टिंग सर्वे हुआ था यूएस में। लोगों से पूछा गया आपको किस चीज से सबसे ज्यादा डर लगता है,
नंबर 2 पे थी मौत, नंबर 2 पे, और नंबर 1 पे था पब्लिक स्पीकिंग। पीपल वर लाइक मुझे गला काट दो लेकिन स्टेज पे मत खड़ा करो। एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, आई ऑफन थिंक अबाउट दिस कि पब्लिक स्पीकिंग से लोगों को डर क्यों लगता है। एंड द ऑनेस्ट ट्रूथफुल आंसर इज इट्स बिकॉज ऑफ यू। जब आप यहां खड़े होंगे तो आपका पूरा पूरा डर यही है कि अगर मैं गलती कर गई तो मेरे बैचमेट्स, मेरे क्लासमेट्स मेरी खिल्ली उड़ाएंगे, दे विल जज मी, दे विल मॉक मी, वो मेरे पीठ पीछे कुछ बोलेंगे, मेरे सामने शायद कुछ बोलेंगे, आई विल फील एम्बैरेस्ड, आई विल फील अशेम्ड, बट इट इज लार्जली ड्रिवन बाय यू। एंड सब लोगों को ऐसा लगता है कि पब्लिक स्पीकिंग ना एक वरदान है जो कुछ लोगों को मिला है, कि अंकुर वारिकू मां के पेट से निकले थे और बोलते ये व्हाट्स अप सिस्टर, वेलकम टू माय टेड टॉक। कोई भी मां के पेट से पब्लिक स्पीकर नहीं निकलता है, हर एक इंसान गलतियां करके ही इस पॉइंट पे पहुंचता है। आई रिमेंबर माई फर्स्ट पब्लिक एक्सपीरियंस, बहुत जल्दी से बताऊंगा, 7th क्लास की शायद बात है। मेरी टीचर ने मुझे बोल दिया जाओ तुम वो इंटर क्लास पोएम रेसिटेशन कंपटीशन ऐसे कुछ होते थे तो वहां जाके पार्ट लेना है अंकुर, तुम कर सकते हो कर सकते हो। मेरी हालत खराब, मुझे नहीं करना है। मैं स्टेज पे आता हूं, वो रटा हुआ है पूरा पोएम, पता नहीं क्या था, जो भी ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, टांगे कांप रही हैं, हाथ थरथरा रहे हैं, दिल की धड़कनें तेज हैं, पसीने छूट रहे हैं, ऐसे कुछ पकड़ के कुछ बोलते थे आप। मैंने बोलना शुरू किया और फिर खत्म किया। और मैं ना बॉयज स्कूल में पढ़ा था, कितने यहां कोई है जो बॉयज स्कूल में पढ़ा है? तो तुम लोग जानते हो बॉयज स्कूल हैवानियत का सबसे क्लोज रूप होता है। टीनेजर में ना लड़कों को पता ही नहीं होता कि टेस्टोस्टेरोन का करे क्या, तो दीवारों को भूसे मार रहे हैं, कुर्सियां तोड़ रहे हैं, लोगों को इधर उधर, राइट? सो एवरीवनस वेटिंग कि कोई तो गलती करे और हम उसकी पैंट उतार दें। तो मैं और डरा हुआ हूं, खत्म होता है एंड हैरानी की बात, पूरे ऑडिटोरियम में चूं भी नहीं, पिन ड्रॉप साइलेंस, सन्नाटा। मेरे को थैंकफुली फर्क ही नहीं पड़ता, मैं लाइक भला टली, ये काम खत्म हुआ, मैं उतरा, वापस अपने दोस्त के साथ जाकर बैठ गया। एंड मेरा दोस्त बोलता है भाई ये क्या हुआ? मैं बोला क्या हुआ? ले तू स्टेज पे आया, तूने अपने हाथ ऐसे जोड़े, तूने बोलना शुरू किया, तेरा मुंह तो चल रहा था लेकिन तेरे मुंह से कोई आवाज नहीं आई। मैं इतना डरा हुआ था कि 2 मिनट मैंने अपने दिमाग में वो पूरी पोएट्री बड़बड़ाई थी। मतलब आप सोच सकते हैं, ऐसे खड़ा हूं, ये था 2 मिनट तक। तो लड़के भी दंग थे कि अब क्या ही बोलें, इतनी बेइज्जती तो नहीं कर सकते बेचारा। That was my first experience. एंड मुझे याद है भीष्म पितामह का मैंने वचन लिया कि जिंदगी भर मैं वापस इस स्टेज पे खड़ा ही नहीं होऊंगा। एंड भगवान भला करे मेरी क्लास 11 टीचर का, क्योंकि उन्होंने बोला नहीं नहीं कोई बात नहीं, इस वचन को इतना सीरियसली मत लो, गो बैक। एंड दैट स्टार्टेड माय जर्नी। बट हियर्स द चैलेंज फॉर ऑल ऑफ यू, बिकॉज दिस इज ट्रू। वो हर एक शख्स जिसने अपना हाथ खड़ा किया, जो अपने से कम झूठ नहीं बोल रहा है कि मुझे इस स्टेज पे आने से डर लगता है, यू नो व्हाट, इट इज ट्रू। हर एक इंसान को लगता है, मुझे आज भी लगता है। फर्क आप में और मुझ में ये नहीं है कि मुझे डर नहीं लगता, फर्क ये है कि उस डर के साथ जीना मैंने सीख लिया है, उसको संभालना मैंने सीख लिया है। तो आप जब पहली बार स्टेज पे आएंगे, आपकी भी टांगे थरथराएंगी, हाथ कांप रहे होंगे, दिल की धड़कनें तेज होंगी, पसीना छूट रहा होगा। एंड ये मैं गारंटी दे सकता हूं, दावे के साथ लिख के दे सकता, कि जब आप पहली बार यहां आएंगे आपसे गलती होगी, आप गलती करेंगे। एंड ये जो क्राउड है ना, जिसको आप दोस्त बुलाते हैं, ये सब निकम्मे लोग आप पे हंसेंगे,
आपके सामने शायद ना हंसे, लेकिन दिमाग में तो सोच ही रहता था कि बोला था ओखली में सर मत डाल, क्योंकि मैं तो दोस्त हूं, मैं तो ये हंसी भूल जाऊंगी, लेकिन ये पूरा ऑडिटोरियम कभी नहीं भूलेगा। एंड इन दैट मोमेंट जब आप यहां खड़े होंगे, आपकी टांगे कांप रही होंगी, हाथ थरथरा रहे होंगे, दिल की धड़कनें तेज होंगी, पसीना छूट रहा होगा और आप गलती करेंगे और ये पूरी ऑडियंस आप पे हंस रही होगी, सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसान जीत रहा होगा और वो है आप। हर एक इंसान हार रहा है, क्योंकि उनके पास वो साहस, वो क्षमता है ही नहीं जो आपने यहां दिखाई है। जीतिए, हर रोज जीतने की कोशिश करिए, और ये जीतना ना आसान नहीं होगा, लेकिन अपने आप को ये याद दिलाइए कि ये निकम्मे लोग जो मुझ पे हंस रहे हैं, इनकी सोच से मेरी जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि अगर मैंने 2-3 साल अपने आप को अनकंफर्टेबल करके वो सारी चीजें सीख ली जो मैं इस यूनिवर्सिटी में सीखना चाहता हूं या चाहती हूं, वो शख्स जो संस्कृति यूनिवर्सिटी में घुसा था और वो इंसान जो संस्कृति से बाहर निकल रहा है, 2 अलग लोग होंगे। एंड यही आपका मकसद होना चाहिए, क्योंकि अगर 4 साल या 3 साल बाद वही इंसान बाहर इस गेट से निकल रहा है जो 3 साल पहले घुसा था, यू हैव फेल्ड योर एजुकेशन। चाहे आपके जितने नंबर आए हो, जितनी भी बढ़िया प्लेसमेंट लगी हो, यू हैव फेल्ड योर एजुकेशन। योर जॉब इज नॉट टू गेट अ डिग्री, टू गेट अ जॉब, बिकॉज वो तो आपको मिल जाएगी, गारंटीड है। योर जॉब इज टू बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ हु यू आर, एंड वो इन 3 चीजों से ही होगा। स्पेंडिंग टाइम विद पीपल हु आर नथिंग लाइक यू, doing it in a manner that you never complain, and you don't get comfortable. क्योंकि अगर ये 3 चीजें जुड़ गई, then honestly हर चीज आपको एक अपॉर्चुनिटी दिखना शुरू होगी। आप ऐसे सोचने लगेंगे जैसे लोग सोचते ही नहीं है। आप एक चीज को देखेंगे एंड लोग विल लाइक ये तो नॉर्मल है, लेकिन आपको कुछ उसमें नायाब, कुछ अलग लग रहा होगा, बिकॉज आपने अपना दिमाग खोला है। क्योंकि आप कंप्लेन करके उस चीज को डिसमिस नहीं कर सकते, आप डर के मारे उस चीज से भागने की कोशिश नहीं करेंगे। यू विल एक्चुअली हैव द विजडम टू नो व्हाट इट कुड स्टैंड फॉर, द मैच्योरिटी टू नो दैट आई हैव टू एक्सप्लोर इट, एंड द करेज टू एक्चुअली डू इट। एंड जब ये 3 चीजें जुड़ जाती हैं, दैट इज व्हेन यू आर educated. Otherwise, you just have a degree. And I really hope that all of you and your friends who are not here, but through you, get the best education that the world has to offer, not just Sanskriti. All the best. मजा आया? मज़ा ना आया हो ऐसी तो कोई सूरत हो ही नहीं सकती जब अंकुर वरीकू स्टेज पर हो। तो जोरदार तालियां। बोरी भर भर के आपने जो आज मोटिवेशन दिया है हमारे स्टूडेंट्स को, संस्कृत यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को, लीडरशिप क्या होती है, कैसे डेवलप होती है, एक एक बात की आपने जो आज इंजेक्शन दिए हैं सर, वो बरसों तक इनकी नसों में यूं ही दौड़ते रहेंगे, उम्मीद हम करते हैं। और मैं शोभित जी को मंच पर बुलाना चाहूँगा कि आप आए मंच पर और अंकुर वरीकू जी का सम्मान करें। शोभित जी। और जितना मोटिवेशन अंकुर जी ने दिया है, आप तालियों के माध्यम से थैंक यू कह के लौटा सकते हैं।